का लास्ट पेयर प्रोडक्शन ही था। सिंपली एक बेसिक कॉन्सेप्ट कल के क्लास में भी बोला था कि इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए कितना एनर्जी चाहिए। 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पेयर पार्टिकल्स के लिए 1.02। ये एकदम याद रहना चाहिए। इसका मतलब इतना एनर्जी किसके पास हो सकता है? गामा रे, फोटोन, एक हाईली एनर्जेटिक बीम होता है। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में पढ़ा भी, अल्फा बीटा डाइवर्ट हो जाता है जिसको डेविएट कहते हैं, और गामा पेनिट्रेट कर जाता। ठीक, तो हाई पेनिट्रेशन के कारण से हाईली एनर्जेटिक है। तो हाईली एनर्जेटिक तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यदि हम गामा रे फोटोन को, ऑलरेडी हाईली एनर्जेटिक है, तो वो एक हेवी न्यूक्लियस पर स्ट्राइक करेगा तो इससे पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। तो बिफोर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन टोटल चार्ज 0, और आफ्टर रिएक्शन या आफ्टर कह सकते हैं एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन नेट चार्ज 0। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे किया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसी तरह से ये गामा अब मान लो इसका हमको एक इक्वेशन लिखना है, तो ऑब्वियसली इनिशियली गामा रे फोटो, इससे पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकल गए, दोनों का सम कर दिया, नेट चार्ज 0। ठीक, गामा का सिंबल यही है। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाए एनिहिलेशन। एनिहिलेशन का मतलब होता कंबाइन कर जाना। इसका मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेंगे और वो रिलीज करेंगे अपने रेस्ट एनर्जीज को। अब हम लोग जो आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस लिखते हैं, वो लिखने का तरीका थोड़ा सा हम लोग दो तीन, मतलब जो भी आपने देखा होगा, सिंपली लिख देते हैं एम सी स्क्वायर। सही है वो, लेकिन वो एम सी स्क्वायर किसके इक्वल है ये जानना चाहिए। जो एनर्जी होता है एम सी स्क्वायर, वो न्यूमेरिकली इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी टी से रिप्रेजेंट कर दो या के से। इसका मतलब जब पार्टिकल स्टेशनरी है या न्यूक्लियस स्टेशनरी है तो टी का वैल्यू 0। तो एनर्जी किस फॉर्म में होगा? रेस्ट मास के फॉर्म में होगा। तो रेस्ट मास के फॉर्म में क्या लिखेंगे? एम नॉट सी स्क्वायर लिखेंगे, टी का वैल्यू 0। क्लियर? इसका मतलब है कि यदि किस पार्टिकल और एंटी पार्टिकल जब कंबाइन करेगा तो रिलीज क्या करेगा? रेस्ट एनर्जीज। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एम नॉट सी स्क्वायर के फॉर्म में। क्लियर? अब यहां पर यही प्रोसेस हमने यहां पर शो किया है कि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल कंबाइन हो रहे हैं और फिर ये रिलीज कर रहे हैं। और वो एनर्जी रिलीज जब भी होता, आपने पढ़ का बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हाइयर टू लोअर और लोअर टू हाइयर, तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू। एनर्जी जब भी रिलीज होता है इन टर्म्स ऑफ फोटोन, और फोटोन के लिए हम लोग क्या कहते हैं? गामा रे फोटोन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कंबाइन करेंगे तो जब रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ गामा रे फोटोन। तो बिफोर रिलीजिंग एनर्जी इन दोनों का सम क्या हो गया? 0। और आफ्टर दैट गामा गामा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो यहां भी एनर्जी चार्ज कंजर्व हो गया। क्लियर? तो यहां पर E प्लस E माइनस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गए, और गामा एच न्यू लिख दिया, एनर्जी के फॉर्म में आया, और ये भी एच न्यू, तो यहां पर भी नेट चार्ज 0। तो दो हम लोगों को एडिशनल इंफॉर्मेशन मिला, बुक से डिफरेंट मिला है। इसमें हमको दिमाग में रखना है कि जब भी चार्ज कंजर्व होगा तो दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास, एक पेयर प्रोडक्शन और दूसरा एनिहिलेशन। क्लियर हो गया? 100%। अब आ जाए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। चार्जेस में बी एडेड अल्जेब्रिकली। ठीक,
तो चार्ज को जब हम लोग ऐड करते अलजेब्रिकली, इसका मतलब क्या है? लॉ ऑफ अलजेब्रा इस्तेमाल होगा। तो लॉ ऑफ अलजेब्रा क्या मतलब हो गया? सिंपल ऐड कर देना है। इसी को हम लोग एडिटिविटी ऑफ चार्जेस कहते हैं। मान लो कि कोई सिस्टम है, अब इस सिस्टम में प्लस Q1 चार्ज, माइनस Q2 चार्ज, प्लस Q3 चार्ज, माइनस Q4 चार्ज है। अब आपसे पूछा गया नेट चार्ज क्या होगा, जल्दी बता दो। अरे जीरो क्यों होगा? Q1 और Q3 दोनों प्लस कर देंगे, और जो माइनस वाले हैं क्या हो गया? Q2 और Q4। कितना इजी है यार। इसी को हम लोग एडिटिविटी ऑफ चार्जेस कहते हैं। कि चार्ज का एडिशन जब भी होगा अलजेब्रिकली होगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे आ जाए। नेक्स्ट कहता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटा का मतलब क्या? पैकेट के फॉर्म। चलिए ठीक है, क्वांटा ही समझते हैं। अब चार्ज जो है वो पैकेट के फॉर्म में, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? हम एक एग्जाम्पल देते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल, जिससे आप समझेंगे। एक दो एग्जाम्पल देते हैं। मान लो आपको 100 रुपीज दिया गया और कहा गया कि भाई जाओ और स्वीट्स लेके आओ। ठीक, अब है गया स्वीट्स लाने। ठीक, बॉडी बिल्डर है, अच्छा हवा में उड़ने वाला है, चलो ठीक है। ये अपने साइज का ये ले आया। ठीक, और अपने बड़े भाई के लिए साइज ले आया। और पापा फाइनेंसर है, तो पापा मम्मी के लिए साइज लिया है। तो सब लोगों ने पूछा क्यों ऐसा किया? इसने कहा कि हम सबसे छोटे हैं तो हमको मान लो 1 यूनिट, और भैया हमसे बड़ा है इसको 2 यूनिट, अब पापा फाइनेंसर इसलिए 5 यूनिट। इसका मतलब जो स्मॉलेस्ट यूनिट था इसका 1 था, और ये ट्वाइस हो गया, 1 का ट्वाइस। और ये क्या हो गया? 1 का 5 टाइम्स। इसका मतलब मल्टीपल ऑफ 1 है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट इसका 1 हो गया। और ये सारे पैकेट के फॉर्म है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जब भी ट्रांसफर होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक, दूसरा एग्जांपल, जैसे हम जाते हैं, मान लो हमारे चेक पे लिखा हुआ है ₹1001 लिखा है, मान एक एग्जांपल दे रहे, तो आपको बैंक से विड्रॉ करना है। तो आपको 1000 मतलब 500 का 2 नोट दिया जाएगा, प्लस ₹1 का सिक्का दिया जाएगा। या ₹1 तो चल नहीं रहा है करेंसी, तो क्वाइन ही चल रहा है। तो 1001 का मतलब क्या है? स्मॉलेस्ट करेंसी ₹1, ₹1 ही है स्मॉलेस्ट करेंसी। आज भेज रहे, हम अभी है सेंटर पे, 9 बजे तक।
कोई बात नहीं, कॉल आ गया था, ठीक है। तो यहां पर यह स्मॉलेस्ट करेंसी क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक। इसका मतलब है स्मॉलेस्ट यूनिट 1। अब मान लो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है इससे इसमें, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। क्या ये पॉसिबल है 2/3 इलेक्ट्रॉन? इसका मतलब फ्रैक्शन में नहीं होगा। इसलिए अब इसको इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे पहले मिलिकन ने बताया। तो मिल्कियस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं, जे थॉमसन। थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो बताया था, इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बताया था। E/m का रेशियो बताया था, जिसको स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। और मिल्कियस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, एक एटोमाइजर से उसने एज्यूम कर लिया कि ऑयल ड्रॉप है, वो ऑयल ड्रॉप फॉल कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और फिर दोनों के इक्वेशन को इक्वेट करके उसने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकाला था। तो वही हमने लिखा मिल्कियस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और जितने भी एक्सपेरिमेंट है इसके अकॉर्डिंग कहता है कि स्मॉलेस्ट चार्ज जो नेचर में एग्जिस्ट करता है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम एक एलिमेंट्री यूनिट मान ले तो हम उसके पैकेट के फॉर्म में लिखेंगे, जिसको कहते हैं क्वांटा ऑफ चार्ज। तो फाइनली क्या हो गया, चार्ज ऑन एनी बॉडी विल बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक, इसका मतलब है कि आपको सिंपल यदि लिखना है तो आप इस लाइन को ही लिखेंगे, इफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज टेकन एज elementary unit, that is quanta of charge, and it is denoted by E, comma, the charge on any body will be some integral of multiple of electronic charge. अब इंटीग्रल मल्टीपल, तो इंटीजर का कोई सिंबल होगा तो n से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो यहां पर क्या हो गया, Q नेट चार्ज इज इक्वल टू NE। तो n क्या हो गया, बिलोंग्स टू एन इंटीजर, और n क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। n कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं होगा, 2/3 नहीं होगा, 1/2 नहीं। समझ में आ गया। और इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस साइन, प्रोटॉन के लिए या पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव साइन। समझ में आ गया, क्लियर 100%। अब यहीं पर रिजल्ट है हमारा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, n बिलोंग्स टू एन इंटीजर, और लिख दिया n का वैल्यू 1 2 3, n कैन नॉट बी 2/3, और यहां पर E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये बाई मिस्टेक 16 है। ठीक है ना, एरर होना चाहिए तभी तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो एरर जरूरी भी है, तो स्ट्राइक भी करता है। -19 होगा, 16 नहीं होगा। तो ये हो गया चार्ज इज क्वांटाइज्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, अब ये सॉरी इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम लोग n का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो n निकालने का जो तरीका होगा किसी भी सब्सटेंस के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर, जिसको 6.023 तक ले सकते हैं आप, या 6.02 इंटू 10⁻23। इससे हम पहले n निकाल लेंगे और इसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोगों को क्वांटाइजेशन या टोटल चार्ज उस बॉडी पर मिल जाएगा। क्लियर 100%। अब यहां पर देखिए, अब आ जाए हम लोग एनसीईआरटी का लास्ट सेगमेंट। तो यहां तक हम लोग कर चुके थे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से पहले। अब नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, जस्ट अभी पढ़ा। तो अकॉर्डिंग टू दिस कहता है कि चार्ज में बी एडेड अलजेब्रिकली। अब एक सिस्टम में n चार्ज, Q1 Q2 Q3 Q4 Qn, तो कहता है नेट चार्ज क्या होगा, सबका सम होगा। यही कंक्लूजन निकला। अब यही हम लोगों ने पढ़ा कि चार्ज मान लो कि पॉजिटिव है 4 और नेगेटिव है 3, तो 4 - 3। इसी का हम लोग
एडिटिविटी करते, मतलब अलजेब्रिक सम करते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोगों ने क्या पढ़ा? चार्ज इज कंजर्व्ड। कितने एग्जाम्पल पढ़े? एक हम लोगों ने पढ़ा था ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ का एग्जाम्पल, दो रिएक्शन पढ़ा था, और दो एग्जाम्पल पेयर प्रोडक्शन और इनहेलेशन। और लास्टली मान लो सिंपली पूछेगा व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम, या फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, और ये भी लिख सकते हैं चार्ज डजंट चेंज विथ टाइम। याद हो गया? चलिए नेक्स्ट आ जाए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जस्ट अभी हम लोगों ने यही पढ़ा। अब इसमें एक नई चीज से हम लोग पढ़ ले कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस ई का वैल्यू हमारे पास है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। यहां भी एरर हो गया, वो एरर वहां है तो यहां भी एरर हो गया, कोई बात नहीं। अब यहां पर ये आपसे पूछा जाए कि 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बहुत इजी है, Q इज इक्वल टू एन ई, तो एन बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई ई। तो Q मतलब 1 कूलम और E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 डाल देंगे तो 6 इंटू 10 टू द पावर 18। समझ में आ गया? क्या डाउट है? क्लियर हो गया 100%? तो ये वैल्यू हम लोगों को याद रहना चाहिए कि एक कूलम के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो कहेगा कि एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, एक चार्ज कितना है? 1 कूलम, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड? 6 इंटू 10 पर 18। याद रहना चाहिए सब। अब ये नहीं कि कैलकुलेशन करने बैठ गए, टाइम हमको बताना है, बचाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाए। ये तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आ जाए क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1.2 और 1.3। इसको हमने अलग से लिख भी रखा है। अब जैसे ये 1.2 जो था उसको हमने यहां पर टाइप कर दिया। क्या क्वेश्चन है देखो, कहता है 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एवरी 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है? 10 टू द पावर 9 का। कहता है कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। 6 सेकेंड नहीं, इतना कम नहीं आएगा, तो बहुत टाइम लगेगा। 1 कूलम चार्ज बहुत ज्यादा होता है, अभी प्रूफ हो जाएगा। देखो कितना चार्ज होता है, अभी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे देखो। 1 कूलम चार्ज के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 6 इंटू 10 पावर 18। कितना टाइम लगेगा अभी देखो, देख लेते, कोई बात नहीं, हो सकता है कैलकुलेशन पर 6 सेकेंड आएगा, क्या आएगा देखिए। बहुत सिंपल कैलकुलेशन, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के लिए समय कितना लगा? 1 सेकेंड। तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 1/10 टू द पावर 9 लग गया। ठीक, और कितना चाहिए भाई? कितना चाहिए? 1 कूलम। तो टाइम रिक्वायर्ड क्या हो गया? 1 कूलम डिवाइड बाई 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और हमको चाहिए भाई ये कैंसिल होना चाहिए, यूनिट हमको सेकेंड में चाहिए, तो क्या आ जाएगा? 1 कूलम और 1 इलेक्ट्रॉन कितने के बराबर? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो गया? कूलम में हो गया, कूलम कूलम कैंसिल हो गया, यहां कूलम होना चाहिए, तो कूलम कूलम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? सेकेंड। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इतना सेकेंड आता है। देखो आया कैलकुलेशन, ठीक है ना? और इसी को बुक में दिया नंबर ऑफ ईयर के फॉर्म। तो नंबर ऑफ ईयर के फॉर्म में निकालोगे तो 1 ईयर में कितने टाइम सेकेंड आ जाएंगे? अरे सिंपल है यार, 1 ईयर 365 डेज, तो 365 इंटू 1 डे, 1 डे 24 आवर्स। ठीक, 1 आवर 3600 सेकेंड। इसका मतलब 365 इंटू 24 इंटू 3600, इट मीन्स 365 इंटू 86,400।
सिंपल है। आगे समझ में? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कहता हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। बाकी कुछ नहीं दिया है, एक ग्लास पानी। ठीक। अब आप लोग जैसे एक बिस्लरी का बॉटल परचेज करते हैं तो एक बॉटल क्या लिखा रहता है? 750 ml। तो एक ग्लास ऑफ वाटर, एक कप ऑफ वाटर, एक कप ऑफ टी, एक कप ऑफ कॉफी, तो स्टैंडर्ड कितना होता है? स्टैंडर्ड देखो मेजरमेंट लिख दिया। एक कप ऑफ वाटर का स्टैंडर्ड मेजरमेंट 250 ग्राम। हमने आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा है? Q इज इक्वल टू एन। तो पहला स्टेप क्या सीखा है? एन निकालना है। तो एन निकालने के लिए क्या करोगे? अभी बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, यही ना, इनटू मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू अवोगाड्रोस नंबर, यही है। अब हम लोग पहले इसका सिंबल लिख लें। ठीक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने हो गए भाई? 10 हो गए। तो ये 10 आ गया। ठीक। मास ऑफ द सब्सटेंस 250 ग्राम। अब मॉलिक्यूलर मास, इसके आगे 2 और इसके आगे 16, तो कितने आगे भाई? 18। तो डिवाइड बाय 18 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ये कैलकुलेट कर लेंगे। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? Q इज इक्वल टू एन। ये n का जो भी वैल्यू है 10 इंटू 250 बाई 18 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, और इन सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ये जो भी हमारा रिजल्ट आएगा यही नेट चार्ज हो जाएगा। समझ में आ गया? एक कप ऑफ वाटर। क्लियर? 100%? सबको? कहीं कोई डाउट नहीं है? चलिए ये कैलकुलेशन हमारा किया भी है, इसको वेरीफाई कर ले। इनका वैल्यू यही आ रहा है। ठीक। और Q इज इक्वल टू एनी कैलकुलेट करके 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। आगे समझ में? 100%? कोई डाउट? जब डाउट नहीं है तो इस कैलकुलेशन को करके देखिए। तो ये एससीवी का एक क्वेश्चन है, अपने से कैलकुलेट स्क्रीन पे ठीक है आ रहा हो, अलग बात। कितना कह रहा भाई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले निकालना। कितना? 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो एन निकाल के बताओ जल्दी से। क्विक देखो ये कितना, तो ये रिजल्ट आता है कि नहीं आता। फिर चार्ज निकाल लेंगे तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा हमारा। एन का वैल्यू सबसे पहले निकालो। तो वाटर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? अभी जस्ट बताया 10। मास कितना? 100। मॉलिक्यूलर मास कितना? 18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 आ गया, अप्रॉक्स आ गया। गुड। और Q का वैल्यू कितना भाई? एन ई।
इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया? नहीं हुआ तुमसे कैलकुलेशन? अरे सिंपल है ये, देखो ना, तुम क्यों घबरा रही है? टेन के पावर को देखो कैसे कैलकुलेट, बहुत लोगों को दिक्कत हो रही, कोई बात नहीं, सीखना है हमें। ऐसा थोड़ा कि हम इसके लिए परेशान हो जाए। टेन के पावर को पहले अलग कर दो, जिसको जिसको दिक्कत है ऐसे सीखो, एकदम इजी प्रोसेस बता रहे हैं। टेन के पावर कितने हो गए? 3 हो गए। और ये कितने आ गए? 23, लिख दिया। अब यहां पर 6 है, एक अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन। तो ये कितने आ गए भाई? 1/3 आ गए। 10 टू द पावर कितने आ गए? 26 आ गए। अब 1 में 3 से डिवाइड करने में थोड़ी दिक्कत है, तो इसमें से एक 10 ले लो, तो 10/3 हो गया। इंटू 10 पावर 25 हो गया। अब ये कितने आ गए भाई? 3.3 इंटू 10 टू द पावर 25। घबराना क्या, सीखना है हमको एकदम। कहीं ऐसा नहीं कि हम कैलकुलेशन बहुत, अपने आप को हम कंफर्ट जोन में ले जाना है। अब क्यू का वैल्यू एनी, तो क्यू इज इक्वल, इसलिए हमने कहा कि कैलकुलेशन भी हम आपको सिखा देंगे। एन का वैल्यू कितना हो गया? 3.3 इंटू 10 टू द पावर 5, 25। और ये 1.6 इंटू 10 पावर -19। अभी भी हमको मान लो कि 10 का पावर, ऐसे लिख देंगे 25 - 19। कितना सिंपल वे है। और ये 3.3 हो गया इंटू 1.6। इसको अलग कैलकुलेट कर देंगे, तो ये 5.35 के आसपास आ गया। इंटू 10 का पावर कितने आ गए? 25 में से 6 आ जाएंगे, इतने कूलम हो गए। सिंपल कैलकुलेशन, पैनिक क्रिएट नहीं करना। फिजिक्स का ही मतलब है, नेचर में जो चीज हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कर दो। और टर्मिनोलॉजी टफ है, इसलिए कि हम लोग कम्युनिकेट किस चीज से करेंगे, उसी लैंग्वेज में करेंगे, ठीक है ना? तो एक कॉमन कम्युनिकेशन होता है। चाइनीज भी फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ ही बोलेगा, एक ब्रिटिश भी न्यूटन्स लॉ ही बोलेगा, श्रीलंका में भी न्यूटन्स लॉ ही बोलेगा, बदलेगा नहीं। तो वो कम्युनिकेशन का माध्यम। आ गया समझ में? इजी है? यस। गंजा इसीलिए हुआ कि फिजिक्स सब समझ में ज्यादा आएगा। हाँ, चलो गुड। अब लेकिन ज्यादा समझ में आ रहा होगा, हल्का हो गया होगा दिमाग। हाँ ठीक है। अब देखिए, ये हमने आपको जो बताया कि इसके बाद हम लोग इसके प्रॉब्लम पर आएंगे, ये सीवी का है, ठीक। इसी तरह से एक एक क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे, सब क्वेश्चन को, कहीं वो पजल होना ही नहीं है, और सब होगा और इजीली होगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे हैं आज बेसिक कूलम्स लॉ, ठीक, थोड़ा सा ब्रीफ कर रहे हैं। और इसका पीडीएफ नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। कूलम्स लॉ क्या कहता है, पहले सिंपली देखो, फॉर्मूला सब याद कर लेता है, सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। अब एक Q1 चार्ज, दूसरा Q2 है, दोनों के सेंटर को ज्वाइन किया, तो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू चार्ज, जो भी है स्फीयर ए और बी या A1 2 जो भी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। पहले वाले चार्ज Q1 का डायमेंशन या रेडियस के फॉर्म में हमने R1 लिखा, दूसरे वाले का रेडियस R2 लिखा, ठीक है। अब यहां पर एक रिजल्ट है, इसका शेप पॉइंट चार्ज बन गया। क्यों बना, क्या रीजन है? चलो राम गणेश सोचो और बोलो।
हमने कहा कि ये पहला साइज ऐसा था, हम बड़ा साइज दिखा रहे थे, 2 फुटबॉल दिखा रहे थे। अब यहां पर हम वो गोली खेलते हैं ना, कांच की गोली, तो वो दिखा दिया। क्यों दिखा दिया ऐसा? ग्रेविटेशन में पढ़ाया था। मास कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, ठीक है। और कुछ बताया था? इक्वली लगता। और कुछ रिकॉल करो। सिंपल कॉन्सेप्ट बताया था कि जो आर है, ये डिस्टेंस R1 और R2 के रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा है। हम लोग जब मैकेनिक्स स्टार्ट किए थे 11th में, तो हम लोगों ने यही कहा था कि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो मटेरियल बॉडीज के लिए पढ़ रहे हैं, जिसका स्पीड ऑफ लाइट से काफी कम, और वो साइज हम लोग लेते थे पॉइंट इन साइज। इसलिए ट्रक को, फाइटर प्लेन को सिंपल एक पॉइंट चार्ज दिखा देते थे, पॉइंट मास दिखा देते थे। क्यों भाई? क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इज मच लार्जर देन इट्स ओन साइज। तो यहां पर आर, जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू चार्जेस, इज मच लार्जर देन द साइज ऑफ द चार्ज बॉडी। आर मच लार्जर देन R1, आर मच लार्जर देन R2, इसलिए ये पॉइंट इन साइज, और इसलिए ये पॉइंट चार्ज कहलाएगा। तो कूलम्स लॉ होल्ड्स ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस। ये पहला हमको रिजल्ट कंक्लूजन यहीं से मिल जाता है, इसको हमको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया? एकदम क्लियर। इसलिए हम लोग नहीं। अब यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो कहां लग रहा है भाई? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू चार्जेस। अब सेंटर की तरफ लग रहा है, तो कंक्लूजन देखो कितना इजी निकल जाता है कि सेंटर की तरफ लगने वाला कौन कौन सा फोर्स है, उस फोर्स का नाम क्या होता है? सेंट्रल फोर्स। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता अराउंड द न्यूक्लियस, तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है वो सेंट्रल फोर्स है। इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स को हम लोग बैलेंस करते हैं इसके सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। वहां पर ही पढ़ा था ग्रेविटेशन में क्या था? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था भाई? लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू मासेस। ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंटर की तरफ लगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स हो गए। इसलिए जब सैटेलाइट रिवॉल्व करता अराउंड द अर्थ, तो उस पे जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, किसको बैलेंस करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करता है। तो नेचर में कौन सा ऐसा फोर्स है जो नॉन सेंट्रल है? क्लास में हमने बताया न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, जो कि न्यूक्लियर फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होता है। और वो फोर्स इलेक्ट्रॉन, सॉरी, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, सबका वैल्यू सेम हो जाता है। तो 2 कंक्लूजन मिल गया। सिंपल हम कूलम्स लॉ स्टार्ट किए और 2 कंक्लूजन निकला। क्या निकला भाई? कूलम्स लॉ होल्ड्स ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। स्टेशनरी तो है ही, तो ये तो पहले का निकला। तीसरा कंक्लूजन, सेंट्रल फोर्स। इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग क्या कहेंगे? सेंट्रल फोर्स कहेंगे। समझ में आ गया यहां तक? क्लियर? अब यह कहता है कि भाई फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो जब भी हम लोग लिखेंगे इसमें मॉडुलस के अंदर लिखेंगे चार्ज को, हम लोग साइन यूज नहीं करेंगे। इस चीज को हम आपको बार बार कह रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि प्लस माइनस, ऑब्वियसली हम लाइन ऑफ एक्शन तो दिखाएंगे कि दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन हम लोग मैग्नीट्यूड के टर्म में ही इसको निकालेंगे। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर द डिस्टेंस, तो फाइनली एफ इज इक्वल टू क्या आ गया? के।
Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। के क्या है भाई? एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है? कोई भी कांस्टेंट यदि होता है, जैसे हम लोग पढ़ते थे भाई, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सलेशन, तो F बराबर के एम है। तो के का वैल्यू वहां 1 क्यों रखते थे? कभी सोचा? जबरदस्ती हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 डाल देते। क्यों डालते? फोर्स न्यूटन में लिखते हैं, मास किलोग्राम में, एक्सलेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बिकम्स न्यूटन, इसलिए के का वैल्यू 1 आ जाता है। सिंपल है, कहीं कोई कॉम्प्लेक्स है ही नहीं फिजिक्स। इसलिए कि न्यूटन ने उसको पहले डिस्क्राइब कर दिया, उसका यूनिट, कि हमारा यूनिट होगा भाई न्यूटन। तो किसके बराबर? तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम मास होगा तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हम देंगे आपको। तो उसका वैल्यू क्या? अगर रेशियो निकालोगे तो 1, इसलिए के का वैल्यू 1। इसका मतलब यहां पर के किसी पर डिपेंड करेगा। तो किस पर डिपेंड करेगा? पहला, यूनिट क्या इस्तेमाल करेंगे। तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या हम चूज कर रहे हैं? क्या हम एमकेएस ले रहे हैं या सीजीएस ले रहे हैं? ठीक। दूसरा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जितने कांस्टेंट टर्म की बात कर ले, हम लोग एफ इजिकल टू के में के की बात नहीं करते थे, क्योंकि वहां अंडरस्टूड है के का वैल्यू 1। तो ग्रेविटेशन में जी का वैल्यू हम लोग निकाले थे, या जी का वैल्यू हम लोगों ने यूज किया था, और उस जी को हम लोगों ने कहा था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल का मतलब है कि यदि हम स्पेस शटल के साथ चले जाएं तो वहां भी जी का वैल्यू वही रहेगा। यूनिवर्स में कहीं चले जाएं, कैपिटल जी का वैल्यू वही रहेगा। इसलिए उसके साथ लिख दिया गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। लेकिन के यहां पर यूनिवर्सल नहीं है, ये सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड करेगा और किस मीडियम में आपने चार्ज को रखा है। दो क्वांटिटी हो गया। एक क्वांटिटी क्या कहलाएगा? सिस्टम ऑफ यूनिट चूजन। और दूसरा क्या होगा? नेचर ऑफ मीडियम, जिसमें कि दो चार्ज को आपने रखा है। क्लियर? 100% समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहीं पर देख लीजिए के का वैल्यू ये क्या लिखा है। K is a constant of proportionality which depends on the following factors: nature of medium between two charges, a system of units chosen. Clear? अब यहां पर K का वैल्यू देखिए क्या लिखेंगे। एम केस में जब लिखेंगे तो K रहने देंगे, और जब सीजीएस में लिखेंगे तो K का वैल्यू 1। लेकिन कंडीशन क्या है? यस बताओ, F का वैल्यू किस में होगा? फिर ध्यान भटक गया। सीजीएस में जब लिखोगे तो F का वैल्यू डाइन में। ठीक, गांव वाली डाइन नहीं। और Q1 Q2 चार्ज किसमें? स्टार्ट कूलम और फ्रैंकलिन। और ईएससी ऑफ चार्ज, और आर का वैल्यू सेंटीमीटर। यहां पर एफ का वैल्यू न्यूटन, चार्ज कूलम, डिस्टेंस मीटर। समझ में आ गया? क्लियर? आज यहीं तक हम लोग करते हैं। टाइम हो गया क्या? ऑलमोस्ट। थोड़ा सा वो एक दो बातें कर ले अभी जो। यहां तक आप लोग इसको वीडियो को देख करके कंप्लीट कर लोगे।